बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे छुपकर शादी के टॉपिक पर एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। यह आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलें फिर कहानी शुरू करते हैं। आजकल के दौर में लड़कियों के रिश्तों के मसले तो हैं ही, लड़कों के रिश्ते भी मुश्किल से मिलते हैं। पढ़े लिखे लड़के को पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलती। मैं तो खैर एक मामूली सी रेडी वाला था। मैंने बीए के बाद मजबूरन रेडी लगा ली थी। मैं जानता था कि मुझे कोई और नौकरी तो मिलेगी नहीं, लिहाजा कारोबार के लिए हाथ पाँव मारने से बेहतर है कि अपनी औकात में रहकर कुछ ऐसा करूँ जिससे कम अज़ कम मेरा जेब खर्च निकल आए और माँ बाप पर बोझ भी ना बनूँ। यूँ मैंने एक रेडी लगा ली। रेडी लगाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो हर रोज़ कई लोगों से पाला पड़ता है। औकात में रहकर मुझे कुछ करना था, इसलिए मैंने रेडी लगा ली थी और इससे अंदाज़ा भी हो गया था। हर एक की फितरत मुख्तलिफ होती और बात करने का अंदाज़ भी। एक दिन मैं अपना काम करके घर जा ही रहा था कि मुझे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की अपनी तरफ आती दिखाई दी। लड़की ऐसी थी कि कोई भी बाज़ोक शख्स देखे तो उसका दिल धड़कना भूल जाए। नीली आंखें और मुस्कुराहट ऐसी कि बच्चों से भी ज़्यादा मासूम लगती। मैं उसे देख ही रहा था कि वो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। होश मुझे तब आया जब उसने मेरे सामने अपना हाथ फैला दिया। वो मुझसे भीख मांग रही थी। तब मुझे पता चला कि ये तो एक भिखारन है। मैंने उसे भीख तो दे दी मगर जैसे वो मेरा दिल ही ले भागी थी। भीख मांगने के बाद वो दूसरी तरफ को चली गई मगर मेरी नज़रें मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थी। मैंने देख लिया कि वो कहाँ गई है मगर उसके बाद मुझे घर जाना ज़रूरी था। अगले दिन मैं अपने काम पर आया। मैंने देखा कि वो मगरूर हसीना कहीं नज़र नहीं आ रही थी मगर मैं भी अपनी धुन का पक्का था। शाम तक वहाँ खड़ा रहा ताकि वो भी घूमती घुमाती उधर को आ गई। आज मैंने सोच लिया कि मैं उससे बात करूँगा। मेरा इरादा वो भी भांप गई, मुझसे बातें करने लगी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो इंतहाई मासूम और खूबसूरत लड़की है। तभी मेरी दिलचस्पी उसमें बढ़ती गई। 6 महीने की आंख मचोली के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। तब मैंने उस मोहब्बत के बंधन को पाकीज़ा मोहब्बत में डालने का फ़ैसला किया। मैंने शर्मीन से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात पर उससे कोई एतराज़ नहीं था मगर मेरे दिल में एक खदशा था कि शादी के बाद मैं उसे ये काम नहीं करने दूँगा। पहले खुद एक वक्त की और दूसरे वक्त रेडी लगा लूँगा मगर कभी भी अपनी बीवी को भीख मांगने के लिए ना ही मजबूर करूँगा और ना ही इजाज़त दूँगा। मेरी बात पर उसने भी इत्तेफाक किया था। फिर उसने कहा कि वो जल्द ही मुझे अपनी माँ से मिलवाएगी ताकि हम दोनों की शादी की तारीख तय पाई जाए। मैंने इस बात को अपने घर वालों से बिल्कुल छुपा रखा था क्योंकि मेरे बाकी बहन भाई पढ़े लिखे थे और उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से नौकरी भी तलाश कर ली थी। एक घर में मैं ही रह गया था जो अपना कारोबार करने के चक्कर में रेड़ी लगा बैठा था। अब अगर मैं एक भिखारन से शादी भी कर लेता तो मेरे घर वाले मेरी रही सही इज्जत भी करना छोड़ देते। तब मैंने अपने घर वालों से इस वाक़े का जिक्र नहीं किया। अपने एक दोस्त से कहा जो मेरी कदर भी करता था और मेरी बातों को अहमियत देता था। उसने मुझे कहा कि तुम एडवांस रकम देकर किराए पर कुछ दिन के लिए एक घर ले लो और वहाँ पर तुम अपनी बीवी को रख लेना। फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा, ना ही घर वालों को बताना पड़ेगा। घर वालों से कह देना कि तुम्हें नई नौकरी मिल गई है। दोस्त की बात सही थी। मैंने अपनी तरफ से सभी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए और शर्मीन से कह दिया कि मैं उसके घर आ रहा हूँ उसकी वालदा से मिलने। शर्मीन ये सुनकर बहुत खुश हो गई। मैं जानता था कि जैसे बेरोज़गारी ने मुझे तंग किया है वैसे शर्मीन की मजबूरियों ने उसे भिखारी बना दिया है। लिहाजा मुझे उससे नफ़रत ना थी बल्कि एक अजीब से अपनायत हो गई थी। शाम के वक्त जब मैं शर्मीन के घर गया तो छोटे से आंगन में उसकी माँ चारपाई पर बैठी हुई थी, हमारी राह तक रही थी। गोया शर्मीन ने उसे बता दिया था कि आज वो उसे मुझसे मिलवाने लाएंगी। शर्मीन ने मुझे चाय पानी का पूछा और ख़ुद अंदर चली गई। मैंने शर्मीन की वालदा से रिश्ते की मुख्तसर सी बात की। वो बोली, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, ये मेरी इकलौती बेटी है मगर बेटा मैं अकेले घर में कैसे रहूँगी। तुम तो जानते हो कि मेरी उम्र भर का सरमाया है। मैं इसे किसी ऐसे के साथ ही बहाना चाहूँगी जो मुझे भी सहारा दे या मेरे घर में घर दामाद बनकर रहे। मैंने बूढ़ी औरत को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार शख्स नहीं हूँ। आपकी बेटी को और आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दूँगा। मेरी इतनी कमाई तो है कि मैं 2 वक्त का खाना अपने घर वालों को इज़्ज़त से खिला सकूँ। यूँ मेरा रिश्ता शर्मीन से तय हो गया। अब हमारी शादी सादगी से तय होना थी मगर अभी तक शर्मीन की माँ ने हमारे घर चलने पर रजामंदी का इजहार नहीं किया था। बिल आखिर शर्मीन भी आकर मेरे 2 कमरों के छोटे से घर में आ गई।
उसके यहाँ आने से जैसे मेरे घर की रौनक दुबाला हो गई थी। शादी की रात ही मैंने शमीन को बता दिया कि अब मैं तुम्हें ये पेशा जारी नहीं रखने दूंगा, बेहतर है कि तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि मुझे कोई मजबूरी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए घर में रहो, हम 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी खा लेंगे, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। शमीन ने भी मेरी बात से इत्तेफाक किया, बोली कि मैं अपनी खुशी से ये काम ना करती थी, बल्कि बचपन में अब्बा ने इस काम पर लगा दिया। वो मुझे लोगों के पास ज़बरदस्ती भीख मंगवाने ले जाता था। उसके बाद से ये मेरी मजबूरी बन गई और फिर ये दिन आ गया है कि अब भीख मांगे बिना हमारा गुजारा नहीं। खैर, बहुत सारी बातों के बाद मैंने शमीन को मुंह दिखाई में एक अंगूठी दे दी। तब शमीन ने मुझसे एक अजीब बात कही, बोली क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी सुहागरात अपनी माँ के घर मनाएं। मैं अपनी माँ की दुआओं में रुखसत हुई हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि नई ज़िंदगी की शुरुआत भी उनके घर से ही करूँ। मैंने कहा कि शमीन, हम सुबह तुम्हारी माँ के घर चले जाएंगे, वैसे भी ये हमारा ख़ास दिन है। तुम्हारी माँ को कोई एतराज़ नहीं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ, जल्द ही हम उनको यहाँ ले आएंगे। मेरी बात पे शमीन परेशान हो गई और हाथों से बिस्तर टटोलने लगी जैसे कोई चीज़ ढूंढ रही हो। मैंने उसको अंगूठी दे दी थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे खुलकर बातें करें, मगर उसका ये अंदाज़ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। शमीन अपने दोनों हाथों को मुट्ठी में दबाए बैठी थी, जैसे मुझसे कुछ छुपाना चाह रही हो। मैंने सोचा कि अगर कुछ कहूँगा तो शमीन कोई ज़बरदस्ती ना लगे। मैं खामोश हो गया। वैसे भी रात काफ़ी हो गई थी, मैंने सोचा अब सो जाना चाहिए। शमीन को शब बखैर कहा और करवट बदल कर सो गया, मगर मेरी आंखों में नींद न थी। मैं शमीन से जानना चाहता था कि वो इस शादी पर खुश भी है या नहीं, कहीं मैं उसे ज़बरदस्ती अपनी दुल्हन तो नहीं बना लाया। जल्द ही मुझे नींद आ गई। न जाने उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं जानता। सुबह मेरी आँख खोली तो शमीन मेरे सामने ही बैठी थी, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि शमीन ने रात वाले कपड़े ही पहन रखे थे। वो अभी भी दुल्हन के लिबास में मलबूस थी। मैं हैरत से आंखें मलता उठ गया। उठते उठते मेरी कमर में शदीद दर्द हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने तोड़ कर रख दिया हो, और अगले लम्हे जब मैं बेड से उठने लगा तो मेरी टांगों में शदीद दर्द उठा। पहले तो मैंने इस दर्द को मामूली समझा था, मगर फिर मुझे यूँ लगा जैसे मुझे किसी ने मशीन में धो डाला है। मेरे बदन का अंग अंग दर्द कर रहा था। लगता था कि अभी अगर उठकर चलने लगा तो मेरी टांगें टूट जाएंगी। तभी मेरी नज़र शमीन पर पड़ी, जो बड़े इत्मीनान से मेरे सामने बैठी खा पी रही थी। मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने शमीन से कोई बात नहीं की। मैं फ्रेश होने चला गया, मगर मेरी टांगों में दर्द शदीद बढ़ चुका था। बेबस होकर मैं बेड पर आ गिरा। मुझे किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। तब शमीन अज़राए हमदर्दी मेरे पास आई। आपकी तबीयत ख़राब है, मैं आपके लिए दूध गर्म करती हूँ, शमीन ने कहा। मुझे इसका ये रवैया बहुत अजीब सा लगा। थोड़ी देर में वो दूध गर्म करके ले आई। ये ले, मैंने इसमें जड़ी बूटी भी डाली है, आप पी कर एकदम ठीक हो जाएंगे, शमीन ने कहा। मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ गई, जो गहरे सब्ज़ रंग के हो चुके थे। लगता था उसने वाकई कोई जड़ी बूटी मेरे लिए अपने हाथों से पीसी है। मगर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपना इलाज खुद करता। मैंने सोचा कि मुझे हकीम या डॉक्टर के पास जाना होगा। हकीम अली नवाज़ को मैं अरसे से जानता था, उसी से दवाई लेता रहता था। मैंने शमीन से कहा, तुम रुको, मैं हकीम अली नवाज़ के पास जाता हूँ, हो सकता है उसके पास मेरे लिए कोई दवा पड़ी हो। मुझे लगता है कि मेरी कोई पुरानी बीमारी जाग गई है। याद है मुझे कि बचपन में मैं टीबी का शिकार भी हुआ था। यूँ टीबी का अचानक मुझ पर हमला करना मेरी समझ से बाहर था। मैं हकीम अली नवाज़ के पास पहुंचा तो मेरी शक्ल देखकर ही वह हैरान रह गया। अरे तुझे क्या हुआ है बावले, तेरे चेहरे के रंग को क्या हो गया है? हकीम अली नवाज़ की बात सुनकर मैंने सामने लगे काउंटर में लगे शीशे में झुककर देखा तो वाकई मेरा चेहरा भी अजीब सा लग रहा था। मेरी हालत समझ से बालातर थी। मैंने सामने कुर्सी पर बैठकर हकीम अली नवाज़ को अपनी सारी सूरत हाल बता दी। अली नवाज़, ये छोड़ो, क्या हुआ? मेरी टांगों में इतना दर्द है कि मैं बता नहीं सकता। तो मेरी हालत देखो, सर को हाथ लगाता हूँ तो 10 बाल हाथ में आ जाते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बालों में अजीब सा दर्द पैदा हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है। देखो मेरे साथ हुआ क्या है, कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं लग गई जिसकी वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। मैंने अली नवाज़ को खौफज़दा नज़रों से देखा। अली नवाज़ भी मुझे हैरत से देखने लगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक ठाक लगते हो, और फिर कल तुम्हारी शादी में भी तो मैंने तुम्हें देखा था, तब तुम बिल्कुल सही थे। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं पता। फिर उसने मुझे अपनी दवाइयों वाली अलमारी से 2 सफ़ेद रंग की पुड़ियाँ निकाली और मुझे देकर बोला, ये दूध में घोल कर पी लेना, मगर ये ख्याल रखना उसके साथ कोई ठंडी चीज़ मत खा लेना, वरना हड्डियों का दर्द और बढ़ जाएगा। अगर आराम ना हो तो दोबारा मेरे पास आना। अली नवाज़ की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मैं दवाई लेता दवाखाने से बाहर आ ही रहा था कि मुझे याद आया, मेरे बाल भी काफ़ी गिर रहे थे। सर पर हाथ लगाता तो लगता कि जैसे मेरे आधे बाल तो मेरे हाथ में ही आ गए हों। अली नवाज़ ने सुना तो बोला, मैं तुम्हारे हड्डियों वाले मसले से निमट लूँ तो फिर मैं तुम्हें दवा दे दूँगा बालों की भी। हो सकता है कि तुम्हारे हड्डियों वाले मसले से ही हो रहा हो, तुम दवा खाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अली नवाज़ से दवा लेकर जब मैं घर आया तो मैंने देखा शमीन घर में मौजूद नहीं थी। मुझे बड़ी हैरत
गलत हुई, मुझे इस हाल में छोड़कर उसे घर नहीं जाना चाहिए था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने तो शर्मीन से कहा था कि अब तुम उस बस्ती में नहीं जाओगी। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत थी जिसे उसका ख्याल करना चाहिए था। बहरहाल मैंने अपने दोस्त से बाइक मांगी और तेज़ी से बाइक दौड़ाता हुआ शर्मीन के घर की तरफ पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो शर्मीन ने काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर उसे किसी किस्म की खुशी ना हुई थी, ना ही उसने मेरा कोई इस्तकबाल किया। रखाई से अंदर की तरफ चली गई। मेरी टांगों में शदीद दर्द था। मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। शर्मीन, तुम्हें मुझे बताए बिना यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा तो था कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल गया है ना, शर्मीन शर्मिंदगी से बोली। उसके बाद मैंने शर्मीन की मिन्नतें की कि वो मेरे साथ मेरे घर चले, मगर वो ना मानी। बोली, मैं अपनी अम्मा से मिलने आई हूँ, उनसे मिले बिना ना जाऊँगी। मैंने शर्मीन को मौका भी दिया कि वो अपनी माँ से मिले, मगर शायद वो मेरे सामने खुलकर अपनी माँ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। तब मुझे लगा कि मुझे उसको इस कदर पाबंद नहीं करना चाहिए। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी है, मुझे घर चलना चाहिए। खुद ही जब अपनी माँ से बातचीत कर लेगी तो घर आ जाएगी। आखिर वो भी तो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं अपने घर आ गया। मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। अगले दिन तक मेरी तबीयत संभल गई थी। शाम को शर्मीन आई तो बड़ी खुश थी। कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। मैं जानती हूँ तुम हमारे रास्ते पर जल्द या देर आ ही जाओगे। शर्मीन की बात से मेरा हौसला टूट गया। शर्मीन, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझे पीछे खींच रही हो, मैंने कहा। शर्मीन ने हाथ में दूध का गिलास पकड़ा हुआ था। वो मेरा ख़ास ख्याल रख रही थी, मगर मुझे अजीब सा लगा। शर्मीन ना मुझसे कोई बात करती थी, ना ही मेरा ख्याल रखती थी। बस जब देखो मुझे खाने पीने का कहती है, फिर खाना पीना भी ऐसा कि जिससे मेरी तबीयत और बोझल हो जाती है। मैंने सोचा कि मैं शर्मीन से इस बारे में कोई बात ना करूँगा। सीधा हकीम अली नवाज़ के पास गया। अली नवाज़ उस वक्त अपने मतलब पर नहीं था। मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। मेरा ख्याल था कि अली नवाज़ से मिले बिना मैं घर नहीं जाऊँगा। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मैं अपने दोस्त के घर से निकला तो अली नवाज़ के मकतब की तरफ रुख कर लिया। वहाँ पहुँचा तो देखा मेरी बीवी शर्मीन वहाँ पहले से मौजूद थी। उसने अली नवाज़ से कोई दवा ली थी, लेकिन उससे पहले कि मैं उससे कोई बात करता वो भागती हुई मकतब से बाहर चली गई। मैं उसे आवाज़ें देता रह गया, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे वो मुझे जानती ही ना हो। उसके जाने के बाद अली नवाज़ मुझसे पूछने लगा कि तुम इसे कैसे जानते हो, क्या लगती है ये तुम्हारी? अली नवाज़ की बात पर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अरे तुम नहीं जानते, ये मेरी बीवी है, मैं तो इससे शादी कर चुका हूँ। तुम भी तो मेरे निकाह में मौजूद थे, लगता है तुमने शर्मीन को पहचाना नहीं। तुम होश में तो हो? कौन सी शर्मीन? हकीम अली नवाज़ गुस्से से भड़क उठा। ये शर्मीन नहीं, शाजिया है, तुम इसके कारनामों से वाकिफ़ नहीं हो। हकीम अली नवाज़ ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा तो मैं मुकम्मल सहम गया। क्या मतलब है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा तो कहने लगा, हाँ, इससे कौन नहीं जानता। मैं तो क्या, ये तो थाने की भी कई बार हवा खाकर आ चुकी है। क्या तुम इसे नहीं जानते? ये तो बड़ी ही जराइम पेशा औरत है। इसके बारे में मशहूर है कि ये नौजवानों को अपने जाल में फांसती है। कहीं तुम भी? अली नवाज़, ये कहते कहते सर पकड़ के बैठ गया। क्या कह रहे हो मेरे दोस्त, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अली नवाज़ से पूछा तो वो मुझे बताने लगा कि शाजिया का ताल्लुक़ एक गिरोह से है, एक ऐसा गिरोह जो बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। शाजिया कोई मामूली औरत नहीं है जिसे तुम मासूम समझ रहे हो, वो इंतहाई चालाक औरत है। उसने आज तक जो जो कारनामे किए हैं तुम वो सुन लो तो अपने कानों को हाथ लगाओगे। अली नवाज़, मुझे डराओ मत, सीधी बात बताओ कि हुआ क्या है। मैं बेताब हो रहा था कि अपनी बीवी के बारे में हकीकत जान सकूं। तब अली नवाज़ ने जो जवाब दिया, काश वो सुनने से पहले मैं मर गया होता। तुम जानते हो कि ये एक ऐसे गिरोह से ताल्लुक़ रखती है जिनका मकसद नौजवानों के हाथ पांव तोड़कर उनसे भीख मंगवाना होता है। ये लोग अगले इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि ये किसी काम का नहीं रहता और फिर भीख मांगना अपने लिए रोजी रोटी का जरिया समझता है। तुम्हारी टांगों में दर्द हो रहा है, मैं अब समझा, ये सब इस जायन ने किया है। इसने ज़रूर किसी ऐसे पाउडर या पानी का इस्तेमाल किया होगा जिसका असर तुम्हारी टांगों पर हुआ। देखो, जिस कदर जल्दी हो सके इस औरत को छोड़ दो। अली नवाज़ ने कहा तो मेरी आंखें खुल गई। वाकई मेरे बालों में कालक और मेरी टांगों में दर्द इस बात की निशानदेही कर रहा था कि मुझे लाजमन शाजिया ने ही कुछ खिलाया था। एक रात में इस कदर ऐसा क्या हो गया था कि मैं चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस कर रहा था और शाजिया मुतमईन बैठी थी जैसे वो मेरे आने का इंतज़ार ही ना कर रही हो। आते ही उसने मुझसे कहा, तुम बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हारी चाल मैं समझ गया हूँ। मैं शाजिया पर धारा, अभी और फ़ौरन इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं जानता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है वो एक भयानक खेल का हिस्सा है, मैंने शाजिया से कहा और घसीटता हुआ घर से बाहर दरवाजे पर ले आया। तब वो भी अपनी असलियत पर उतर आई। मुझे गालियाँ देने लगी और धमकाने लगी कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ा तो अपने गैंग के ज़रिए मुझे बहुत सख्त नुकसान पहुँचाएगी। अब शाजिया के खिलाफ मैं कुछ कर तो नहीं सकता था। खामोशी से वो इलाका और घर छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास आ गया। सच है कि माँ बाप के फैसले हमेशा औलाद के हक़ में अच्छे होते हैं, मगर हम लोग ना जाने इस हकीकत को क्यों नहीं समझते। काश मैं शादी करने से पहले अपने माँ बाप से पूछ लेता तो आज मेरा यह हाल
हाल ना होता, मेरी टांगों में दर्द और बालों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, मगर इसी में खुदा का शुक्र करता हूँ कि मज़ीद हालात बिगड़ने से मैं बच गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।